हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। पहले अपन इस चैप्टर के वेटेज के बारे में डिस्कस कर ले। सॉल्यूशन चैप्टर जो है बिलोंग करता है फिजिकल केमिस्ट्री को, मेनली न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। इसका बोर्ड एग्जामिनेशन में वेटेज लगभग 5 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। इसके अलावा जेईई मेंस में इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, नीट में इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आप जेईई एडवांस की बात करें तो उस पर भी एक न्यूमेरिकल आता है। मेनली एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। दूसरी चीज, इस चैप्टर के अंदर मोल कंसेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। जो इसका लेटर पार्ट है उसमें मोल कंसेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। चलो हम सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, और इसकी डेफिनेशन के थ्रू ही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले देखें सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स का। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर है 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट का। अब यहां पे जो वर्ड होमोजीनियस है उसका मतलब समझिए। उसका मतलब ये है यहाँ पे कि ये जो मिक्सचर है उस दौरान इसका जो कंपोजिशन है और जो प्रॉपर्टीज है वो पूरे मिक्सचर के दौरान यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी होगी। मींस कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज रिमेन uniform throughout the mixture। तो ये होमोजीनियस का मतलब हुआ। होमो मीन्स सेम, जीनियस मतलब फेस, सेम फेस। मतलब अगर आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया है, सॉल्यूशन बना है, तो वो दिखने में अलग नहीं होना चाहिए। उसका कंपोजिशन और जो उसकी प्रॉपर्टीज होना चाहिए वो फिक्स या यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसी होना चाहिए। एक और चीज जो सॉल्यूशन के बारे में हम समझ सकते हैं कि जब हम होमोजेनियस मिक्सचर 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का बनाते हैं, ठीक है, देयर कंसंट्रेशन, जो उनका कंसंट्रेशन है, should not be vary within certain limits। within certain limits। within certain limits मतलब जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो जब हम उसको सॉल्यूशन को बनाते हैं उनका कंपोजिशन फिक्स कर सकते हैं, तो हम उसके कंसंट्रेशन को एक लिमिट में ही चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सॉल्वेंट ज़्यादा डालते जाओ या आप सॉल्यूट ज़्यादा डालते जाओ, उससे आपका सॉल्यूशन जो है वो अनस्टेबल हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। मतलब एक लिमिट में ही आपको उसके कंसंट्रेशन को वेराई करना है। अगली चीज जो आपको नोट डाउन करने वाली चीज ये है कि जो कंपोनेंट्स जिसके थ्रू आप होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे हैं उनमें रिएक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कंपोनेंट मस्ट बी नॉन रिएक्टिव। कंपोनेंट्स मस्ट बी नॉन रिएक्टिव। कंपोनेंट मस्ट बी नॉन रिएक्टिव। तो बेटा ये अपना पहला टॉपिक हुआ इंट्रोडक्शन, जहां हमने आपको समझाया कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का। फिर ये जो कंपोनेंट्स है इनके कंसंट्रेशन को आप एक लिमिट में वेराई कर सकते हैं, और सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन और जो प्रॉपर्टीज होती है वो पूरे मिक्सचर के दौरान जो रहती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। जो कंपोनेंट आप आपस में मिला रहे हैं उनमें रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे
कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किनसे मिलके बनता है? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन किन कंपोनेंट से मिलके बनेगा? तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। नोट करें इस चीज को, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? तो क्या हम फिजिकल स्टेट देख के बोल दें कि अगर हमने पानी लिया और उसके अंदर शुगर को ऐड किया और अगर हमने क्वेश्चन पूछा कि बताओ कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि जो वाटर है वो सॉल्वेंट है और जो शुगर है वो सॉल्यूट है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा? तो बेटा ये चीज डिपेंड करेगी किस पे? फिजिकल क्वांटिटी पे। सॉल्यूशन के अंदर जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो होगा सॉल्यूट और सॉल्यूशन के अंदर जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो होगा सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट जो है वो लो क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और जो सॉल्वेंट है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। अब सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट किस बात पर डिपेंड करे? देखो मैंने आपको अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की चॉइस तो बताई। सॉल्वेंट की चॉइस जो रहती है वो किस पर डिपेंड करती है? फिजिकल क्वांटिटी पे। जो ज्यादा वो सॉल्वेंट, जो कम वो सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट किस बात पर डिपेंड करेगी? तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिपेंड करेगी कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है। याद रखना, फिजिकल स्टेट of solution depend on physical state of solvent। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखें। मतलब अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, लेकिन तीनों कैटेगरी में अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी वो हमेशा लिक्विड होगी, वो सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगी, भले वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे अगले क्लासिफिकेशन में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये था कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जो कम है वो सॉल्यूट है। और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिपेंड कर रही है किस पे? सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। उनके अंदर कंपोनेंट कितने हैं उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन on the basis of number of component। अब मान लीजिए कि आपका सॉल्यूशन दो कंपोनेंट का है, मान लो कि वाटर है, सॉल्ट है। देन इन दैट केस इस सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। इज बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जाम्पल NaCl प्लस वाटर। अगर मान लीजिए आपके सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट है, देन इन दैट केस इट इज नोन एज टर्नरी सॉल्यूशन। एग्जाम्पल में देखें, एक अलॉय लेते हैं अल्निको, नाम से पता चलेगा कंपोजिशन है एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। अल्निको, इट इज यूज्ड एज अ परमानेंट मैग्नेट।
इसकी फ्लक्स डेंसिटी बहुत इकोनॉमिकल होती है, इसलिए लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स और मोटर इंजन बनाने के काम आता है। अगर आपके सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट है, देन इन दैट कैटेगरी इट इज नोन एज क्वाaternary सॉल्यूशन। इट इज नोन एज क्वाaternary सॉल्यूशन। अगर आप एग्जांपल देखें इसमें, मान लीजिए मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया, मान लीजिए मैंने क्लोरोफॉर्म लिया, मान लीजिए मैंने बेंजीन लिया और मैंने हेक्सेन को उसके अंदर ऐड कर दिया, तो सारे के सारे कंपोनेंट मिक्स हो गए और मिलके एक सॉल्यूशन बनाया। बट क्योंकि कंपोनेंट की क्वांटिटी 1 2 3 4 थी तो वो क्वाटरनरी था, यहाँ कंपोनेंट 3 थे तो टर्नरी था, यहाँ 2 थे तो बाइनरी था। वैसे ये मैं आपको पढ़ा इसलिए रहा हूं कि इस चैप्टर के अंदर हम डील करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन से। जो सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? बाइनरी सॉल्यूशन। बट नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया टर्नरी क्वाटरनरी अगर टर्म्स यूज हो तो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इन सब में खासियत ये है, बच्चे पूछेंगे कुछ भी डाल दो 5-6 चीजें तो सॉल्यूशन बन जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया कि कंपोनेंट 2 ऐड करो, 3 ऐड करो, 4 ऐड करो, लेकिन उनमें रिएक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये था आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। अब हम अगला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से समझिए। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट के हिसाब से देखिए बेटा, अपन इसको नोट डाउन कर लेते हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। एक है सॉल्यूट, एक तरफ हम लिखते हैं सॉल्वेंट, एक तरफ लिखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और आखिरी में हम एक कैटेगरी बनाते हैं एग्जाम्पल। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार रिवर्स भी पूछते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं बताओ कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है या कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान सुने, सबसे पहले हमने क्या करा कि सॉल्यूट सॉलिड ले लिया, सॉल्वेंट भी हमने सॉलिड ले लिया। जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया है कि सॉल्यूशन का जो टाइप है सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पे। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देखें, अगर हम कॉपर को गोल्ड में डिसॉल्व कराएं, अलॉय बनाएं, तो ये भी एग्जाम्पल है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का। कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सारे अलॉयज भी हम देख सकते हैं, उसके अंदर भी सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। अगला हम एग्जाम्पल देखें कि सॉल्यूट फिर से सॉलिड हुआ। अगला हम देखें एग्जाम्पल कि सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट जो है फिर से हमने सॉलिड रखा। अगेन टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा बेटा? सॉलिड। तो जब लिक्विड को सॉलिड में डाला तो फिर हम कैसे समझाएं? लिक्विड को सॉलिड में डालने का एग्जाम्पल हम जेल ले सकते हैं, जितने भी जेलीज मार्केट में मिलती है जेलीज भी इसका एग्जाम्पल है। और अगर हम देखें तो मर्क्यूरी का जो अलॉय है उसे बोलते हैं अमलगम, अगर हम उसको सोडियम में मिक्स करें तो भी वो इसका एग्जाम्पल है। अमलगम ऑफ मर्क्यूरी इन सोडियम। नेक्स्ट, अगर हमने सॉल्यूट गैस लिया और सॉल्वेंट फिर से सॉलिड लिया, अगेन इट फॉर्म सॉलिड सॉल्यूशन, फिर से ये सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा। अब सारे बच्चे पूछते हैं कि सॉलिड गैस सॉलिड का एग्जांपल कैसे समझा? तो गैस सॉलिड का एग्जांपल बहुत अच्छा है, छोटी क्लासेस में पढ़ा आपने, वेजिटेबल ऑयल से घी बनाना या इथीन से इथेन बनाना या हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। उस केस में आपने पढ़ा है कि जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो हाइड्रोजन क्या है? गैस है। कहाँ कराते हैं, किसकी मदद से कराते हैं? कैटेलिस्ट लाइक निकल प्लेटिनम। अब निकल प्लेटिनम क्या है? सॉलिड। तो ये जो हाइड्रोजन हम यूज करते हैं निकल प्लेटिनम के थ्रू,
तो इस हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन निकल प्लेटिनम की सरफेस पे होता है। इस प्रॉपर्टी को जब गैस सॉलिड कैटेलिस्ट पे जाके एड्सॉर्ब होता है, इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ऑक्लूजन बोलते हैं। इसे हम सरफेस केमिस्ट्री में भी डिस्कस करेंगे, ऑक्लूजन। सो हाइड्रोजनेशन ऑन निकल प्लेटिनम सरफेस। ये एग्जांपल हो गया। तो ये 3 सॉल्यूशन सॉलिड के हो गए। अब आपने क्या करा, सॉल्यूट तो सॉलिड लिक्विड गैस लिया, इस बार सॉल्वेंट चेंज करके आपने लिक्विड ले लिया। तो अगला है, फिर से आपने सॉलिड लिया लेकिन आपने इस बार लिक्विड लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी, तो वो लिक्विड सॉल्यूशन बन गया, वो लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। अब बहुत अच्छा एग्जांपल है सॉलिड लिक्विड में, ग्लूकोज इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, बट कंडीशन अप्लाई है, फेस सेम होना चाहिए और रिएक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, आपने लिक्विड लिया, फिर आपने लिक्विड लिया, अगेन सॉल्यूशन क्या बना, लिक्विड सॉल्यूशन। तो बेस्ट एग्जांपल है इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, बेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट देखें, अगेन गैस लिया, लिक्विड लिया, सॉल्यूशन फिर से बना, लिक्विड सॉल्यूशन बना, O2 डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। आपने देखा होगा सोडा वाटर, CO2 इन वाटर, तो O2 डिजोल्व इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर मीन्स सोडा वाटर। तो तीनों केस में जो सॉल्यूशन आपको आया है वो कौन सा आया है, लिक्विड सॉल्यूशन। अगेन अब आपने सॉल्वेंट की चॉइस चेंज करी, फिर आपने एक बार सॉल्यूट लिया जो था वो सॉलिड लिया, इस बार आपने जो सॉल्वेंट था वो गैस लिया, सॉल्यूशन की स्टेट भी चेंज हुई, अब वो गैसियस स्टेट में आ गया तो गैसियस सॉल्यूशन हो गया। अब हम कैसे समझाएं, तो सॉलिड गैस का बेस्ट एग्जांपल एक आप ये देखें कि जो कार्बन के पार्टिकल्स है जब बर्न होते हैं एयर में जाते हैं तो स्मोक बनाते हैं, तो वो इसका एग्जांपल हो सकता है। कैम्फोर जिसे हम कपूर बोलते हैं, उसे भी नाइट्रोजन में हम मिक्स करें तो वो भी सॉल्यूशन हो सकता है, कैम्फर N2 गैस। अगला देखें लिक्विड गैस, अगेन इट फॉर्म गैसेस सॉल्यूशन, फिर से गैसेस सॉल्यूशन बनाएगा। अच्छा, लिक्विड और गैस का एग्जांपल अगर हम समझाएं तो क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में हम डाल दें तो वो भी उसका एग्जांपल होगा। और आप अगर लिक्विड गैस का एग्जांपल देखें तो ह्यूमिडिटी देखें, जो वाटर है वो एयर में जाएगा, वाटर वेपर, वो भी इसका एग्जांपल हो गया। दैट इज क्लोरोफॉर्म N2 गैस। फाइनली अगर हम गैस और गैस का एग्जांपल देखें और अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट पे जाएं, गैसेस सॉल्यूशन, तो इसका बेस एग्जांपल तो बेटा एयर, एयर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है गैसेस का, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर हुआ गैसेस का, ये एग्जांपल हो गया। और देखें O2 गैस इन N2 गैस में मिक्स कर दे, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है, जैसे कि हम जानते हैं कि कंपोनेंट जो है वो कैसे होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव। तो बेटा ये 9 टाइप के सॉल्यूशन किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। लास्ट टाइम हमने आपको पढ़ाया था नंबर ऑफ कंपोनेंट पे, और अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है ये किस पे बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब हम अगला क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, वो जो क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत आता है और उसमें इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, तो बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अब हम जो क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाएंगे वो क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ
मिसिबिलिटी। तो इसको हम कैसे समझे? मिसिबिलिटी का मतलब है घुलना मिलना। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसको आप पसंद करते हो उससे आपकी दोस्ती बहुत ज़्यादा होगी, जिसको आप पसंद नहीं करते हो उससे आप दूर रहोगे, और जिससे आपके थोड़े बहुत बोलचाल है उससे आप थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप रखोगे। तो उसी टाइप का मिसिबिलिटी का भी खेल है कि अगर आप पूरी तरीके से मिल गए तो कंप्लीटली मिसिबल, और अगर आप बिल्कुल नहीं मिले तो कैसे हो जाओगे आप? इनसॉल्यूबल। और कई बार आप थोड़ा बहुत भी डिजोल्व हुए तो आप बोलोगे पार्शियली सॉल्यूबल। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन हम अलग तरीके से करेंगे। अब देखें, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का आपको नेचर पता है, सपोज सॉल्यूट पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, तब जो कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे? हाईली सॉल्यूबल। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों नॉन पोलर होंगे तो जो कंपाउंड होंगे वो फिर भी कैसे होंगे? हाईली सॉल्यूबल। लेकिन अगर सॉल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट नॉन पोलर है, एंड वाइस वर्सा, उल्टा कर दो, सॉल्यूट नॉन पोलर है, सॉल्वेंट कैसा है? पोलर है, तो वो इनसॉल्यूबल होंगे, बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होंगे। लेकिन अगर सॉल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट ना तो पोलर है ना तो नॉन पोलर है, अगर ये पोलर है और ये लेस पोलर है, ज्यादा पोलर नहीं है, तो इन दैट केस दे आर पार्शियली सॉल्यूबल। तो ऐसे हम मिसिबिलिटी के बेसिस पे भी या सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे भी सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर सकते हैं, कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे समझाया? फिर से सुने। पोलर पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर मीन्स, ये प्रिंसिपल याद रखें, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर पोलर हाईली सॉल्युबल, नॉन पोलर नॉन पोलर हाईली सॉल्युबल, पोलर नॉन पोलर इनसॉल्युबल, और पोलर और लेस पोलर हो देन इन दैट केस दे आर पार्शियली सॉल्युबल। तो ये हमने आपको सॉल्यूशन या कंपाउंड का टाइप बताया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिसिबिलिटी। अब हम इसमें एक कंसेप्ट को और जोड़ते हैं, वो आपको क्लियर करेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर आपने ये तो बोल दिया पोलर पोलर मिल गए या नॉन पोलर मिल गए, हमें पता तो चले कि कौन पोलर है, कौन नॉन पोलर है या कौन लेस पोलर है। तो इसमें हमें इनऑर्गेनिक का 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत हेल्प करता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में भी काम आता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट बताएंगे, उसके थ्रू हम पोलरिटी और नॉन पोलरिटी को डिटरमाइन करेंगे, फिर हम ये मिसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है पहले तो ये समझे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी है, इट इज नॉट अ एफिनिटी, इट इज अ टेंडेंसी। किसकी टेंडेंसी है? बॉन्डेड एटम की। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी ऑफ बॉन्डेड एटम इन विच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है, अट्रैक्ट
शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड जो कोवेलेंट है, शेयर्ड अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देमसेल्फ फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। As a result, electron density is shifted through more electronegative atom, और यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। As a result, partial charges occur, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएंगे, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएंगे, और पोलराइजेशन हो जाएगा मॉलिक्यूल का, और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बॉन्ड का हमने पोलराइजेशन किया है वो टोटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ टू बॉन्डेड एटम पे रिलाई करता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कहीं कहीं पे फॉलो नहीं होता, बट 95% आपके सारे कॉम्पिटिटिव के बोर्ड के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 4-5 जगह पे ये थोड़ा कॉन्सेप्ट फेल भी होता है, बट हमारे सारे कॉन्सेप्ट मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट से। तो फिर ध्यान सुन लें, electronegativity is a tendency of an bonded atom in which more electronegative atom attract share pair of electron towards themselves from less electronegative atom. As a result, polarization of bond takes place, और मॉलिक्यूल में पोलरिटी इंट्रोड्यूस हो गई। मतलब आप एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि पोलरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पोलरिटी जो रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बता रहा हूं जो आप फटाफट याद कर लें, ताकि आप कॉम्पिटिटिव के सारे क्वेश्चन, बोर्ड्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल आपको बताने जा रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स की, सबकी याद नहीं करना, कुछ एलिमेंट्स की, जिसके थ्रू आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ेंगे। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.1, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1। अब यहां से एक ट्रिक देखें, लिथियम के बाद अगर आप बेरिलियम जाएंगे तो 1.5 बढ़ी, बोरॉन पे 2, फिर 0.5 बढ़ी, कार्बन पे 2.5, नाइट्रोजन पे 3, ऑक्सीजन पे 3.5 एंड फ्लोरीन पे जाके ये हो गई 4। मतलब आप एक ट्रेंड देखेंगे कि जैसे हम लिथियम से फ्लोरीन तक जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 बढ़ रही है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ये रहता है कि लेफ्ट टू राइट तो जाके बढ़ती है, लेकिन टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज होती है। तो अगर हम हाइड्रोजन के नीचे मूव करें डाउनवर्ड्स, तो हाइड्रोजन की 2.1, लिथियम की 1, सोडियम की 0.9, पोटेशियम की 0.8, रुबिडियम की 0.8, सीजियम की 0.79 है। इसके बाद हम नेक्स्ट में देखें, बेरिलियम की 1.5 के नीचे देखें तो मैग्नीशियम 1.3 है, अगेन कैल्शियम देखें 1 है, स्ट्रोंशियम 0.95 है एंड बेरियम इज 0.89। बोरॉन फैमिली में देखें तो बोरॉन की 2 थी, एल्यूमिनियम की 1.5 है, गैलियम की 1.8 है, इंडियम की 1.7 है। कार्बन फैमिली के अंदर अगर हम देखें तो कार्बन की 2.5 है, सिलिकॉन की 1.9 है, थोड़ी सी एक्सेप्शनली जर्मेनियम की जो है वो बढ़ गई है, वो हो गई है 2 है, और जर्मेनियम के नीचे अगर आप टिन की देखें तो 1.89 है। अगर आप नाइट्रोजन फैमिली में जाएं तो नाइट्रोजन की 3 है, उसके नीचे फॉस्फोरस की 2.1 है, आर्सेनिक की 2 है, ऑक्सीजन की 3.5 थी, उसके नीचे सल्फर की 2.4 है, सेलेनियम की 2.4 है और टेलुरियम की 2 है। लास्ट है हेलोजन फैमिली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन की 4 है, क्लोरीन की 3.2 है, ब्रोमीन की जो है वो 3 है और आयोडीन की जो है 2.7 है। तो बेटा ये थी पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। अब ये आपको पोलरिटी निकालने में कैसे मदद करेगी बेटा, अब हम डिटरमाइन करेंगे पोलरिटी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। देखिए कैसे, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें दो बॉन्डेड एटम के बीच में,
और जो EN डिफरेंस है जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बोलते हैं, अगर वो 1.7 से ज़्यादा आता है, ध्यान से देखिए 1.7 से ज़्यादा है, इन दैट केस दे आर हाईली पोलर, बहुत हाईली पोलर होंगे, एंड कंसिडर एज आयनिक, 100% आयनिक होंगे, कंसिडर एज 100% आयनिक। इससे आप आयनिक भी पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको समझाता हूं, जैसे हमने NaCl पढ़ा, पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की 3.2 रखी, सोडियम की हमने 0.9 रखी, 3.2 को 0.9 से हमने अगर माइनस किया तो लगभग 2.3 आएगा। अगर हम ये डाटा देखें 1.7 से ज़्यादा है, इन दैट केस दे आर हाईली पोलर एंड कंसिडर एज 100% आयनिक। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 के बराबर है, इन दैट केस दे आर पोलर, हाईली पोलर नहीं होंगे, पोलर होंगे, एंड दे आर 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट। एग्जाम्पल देखें इसके अंदर, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोरीन की 3.2 असाइन की हमने, एल्यूमिनियम की 1 पॉइंट असाइन की है, 3.2 में से हमने 1.5 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ये वैल्यू आ गई 1.7 एग्जैक्ट। सो इन दिस केस दे आर 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट एंड नेचर इज पोलर। थर्ड कंसेप्ट है कि अगर EN डिफरेंस जो है वो 1.6 से लेके 0.5 के बीच में, अगर EN डिफरेंस 1.6 से लेके 0.5 के बीच में, इन दैट केस दे आर पोलर बट 100% कोवेलेंट, कोवेलेंट ही होगा, 100% कोवेलेंट, कोई आयनिक कैरेक्टर उसके अंदर नहीं होगा, 100% कोवेलेंट बट पोलर होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें HCl, क्लोरीन 3.2 है और हाइड्रोजन 2.1 है, तो 3.2 में से 2.1 माइनस किया हमने तो लगभग 1.1 आएगी, जो इस रेंज को बिलोंग करती है। फाइनली अगर EN डिफरेंस जो है, ये जो EN डिफरेंस है वो 0.4 से लेके 0 के बीच में हुआ, फाइनली EN डिफरेंस 0.4 से लेके 0 के बीच में हुआ, देन दे आर नॉन पोलर, वो नॉन पोलर होंगे, अगेन दे आर कोवेलेंट। तो कोवेलेंट तो होंगे लेकिन इस बार नॉन पोलर होंगे। तो कोवेलेंट हमारे पास मॉलिक्यूल दो प्रकार के होंगे, पोलर, नॉन पोलर। ये आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 में भी बहुत काम आएगा। इनऑर्गेनिक के भी बहुत सारे सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक के बहुत सारे सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट सॉल्व करने में काम आएगा। मतलब आप इस चैप्टर का टॉपिक ना समझे, ये कंसेप्ट है, उसको बहुत अच्छे से समझिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसके अंदर कि जीरो कैसे आ सकता है। जैसे हाइड्रोजन लिया H2, तो उसमें दो हाइड्रोजन है, 2.1 माइनस 2.1 वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 0। अगेन इट इज नॉन पोलर, मतलब ऑल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर एज H2, N2, O2, Cl2, Br2, I2, सब कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे। इसके अलावा सारे हाइड्रोकार्बन्स, जैसे मैंने मीथेन लिया, कार्बन का 2.5 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, तो आया 0.4। तो ऑल हाइड्रोकार्बन्स, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक हो गई, ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर। अब हाइड्रोकार्बन में तो अल्केन आ गया, अल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन बहुत सारे हो गए, अल्कीन आ गए, अल्काइन आ गया, बेंजीन आ गया। तो आप ये पॉइंट नोट कर ले, ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर। और ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी नॉन पोलर होते हैं, एक्सेप्शन है कुछ, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑल्सो बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन का उसका बैकबोन है, तो भी वो कैसे होते हैं, ज्यादातर नॉन पोलर होते हैं। तो ये हमारा पोलरिटी का चार्ट था, जिसके थ्रू आप बता सकते हैं। देखो, क्योंकि आप सॉल्युबिलिटी जो मिसिबिलिटी वाला टॉपिक है वो तो तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको पता होगा कि कौन पोलर है और कौन क्या है, नॉन पोलर है। और पोलर और नॉन पोलर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो टेबल बताएगा, और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव के टेबल के दम पे आप ये डिफरेंस समझ पाओगे। और ये जैसे डिफरेंस आपने समझ लिया तो आप
हर एक मॉलिक्यूल को कैटेगराइज कर सकते हैं। आपको वैल्यूज भी ज़्यादा नहीं दिए, मैंने बहुत गिने चुने एलिमेंट्स दिए, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपको याद करना है। तो ऐसे हमने इसको क्लासिफाई किया। 1.7 से ज़्यादा है हाईली पोलर, पोलर से भी बड़ा हाईली पोलर 100% आयनिक। 1.7 ही है 50% कोवलेंट 50% आयनिक, अगेन पोलर। 1.6 से लेकर 0.5 में है, देन इन दैट केस पोलर है और कोवलेंट है, नॉट आयनिक। और अगेन अगर हम देखें उसको 0.4 से लेकर 0 है, कोवलेंट तो है लेकिन दे आर नॉन पोलर। तो ये था डिटर्मिनेशन ऑफ पोलरिटी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन हम कैसे समझेंगे तो वो हम आपको समझाएंगे, ध्यान से देखिए। अब मैंने जैसे आपको बताया कि कई बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से बच्चा मिसगाइड भी हो जाता है। तो पोलरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे तो डिपेंड करती है। 11th में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट पे भी डिपेंड करती है। और डायपोल मोमेंट खाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट होता है E × D का। तो उसके जो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स होते हैं उनका जो अलाइनमेंट का डायरेक्शन है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब कुछ एक्सेप्शन अगर हम देखें जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं, वो उसको अच्छे समझें। कि सपोज आपने समझा कि CO2 है, आप निकालने बैठ गए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कार्बन का कितना हुआ 2.5 और आई थिंक ऑक्सीजन जो है वो है 3.5। और अगर आप इसका डिफरेंस निकालने जाओगे 3.5 में से 2.5 माइनस करके तो आंसर आ जाएगा 1। और आप तो बोल दोगे क्या है पोलर, आप बोल दोगे CO2 क्या है पोलर, बट CO2 पोलर नहीं है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कि EN डिफरेंस जो है उससे आपने निकाली वैल्यू और आपने बोल दिया कि वो 1.6 से लेके अगर 0.5 तक है तो फिर तो पोलर है। तो वो बात ठीक है, लेकिन क्या होता है कि पोलरिटी समटाइम डायपोल मोमेंट पे भी डिपेंड करती है, और डायपोल मोमेंट जो रहता है वेक्टर क्वांटिटी है। तो कुछ चीजें ऐसी है, ठीक है, उसका समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो एक पॉइंट आप ये भी नोट कर लें कि जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है, और जिसका डायपोल मोमेंट 0 होता है वो पोलर नहीं होता है, वो कैसा होता है नॉन पोलर होता है। आप एग्जांपल समझिए कि CO2 जो रहता है अगर हम उसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये बनेगा ऐसा और ये बनेगा ऐसा। अब अगर आप कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो किसकी ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की। और कार्बन ऑक्सीजन में इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो जाएगी, ऑक्सीजन की। इंडिविजुअल जो डायपोल्स है वो अलाइन हो रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसका डायपोल मोमेंट कैसा हो गया 0। जो 0 हो गया वो कैसा हो गया नॉन पोलर। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अगर हम देखते हैं तो ये निकलता कैसा पोलर, बट वो पोलर नहीं है, वो कैसा है नॉन पोलर। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ CCl4 का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अगर इसमें भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना चाहे तो कार्बन जो रहता है 2.5 है और क्लोरीन जो है वो 3.2 है, और क्लोरीन जो है 3.2 है और कार्बन 2.5 है, से माइनस करेंगे तो लगभग 0.7 के बीच में डिफरेंस आएगा। और 0.7 भी आएगा तो भी आपको ऐसा लगेगा कि जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है पोलर। बट अगेन वही कंसेप्ट है, अगर हम CCl4 का स्ट्रक्चर देखें तो CCl4 का स्ट्रक्चर देखें इस टाइप से बनेगा, और ये इसका डायपोल्स का अलाइनमेंट है इस टाइप से हो जाएगा। अगेन डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, अगेन ये कैसा हो जाएगा नॉन पोलर। तो ये एक्सेप्शंस हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा EN डिफरेंस मिसगाइड करता है, तो आप ये भी ध्यान रखें कि जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये हो गया लीनियर, ये हो गया टेट्राहेड्रल, BF3 का अगर हम एग्जांपल ले लें, ये है ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें भी अगर हम डायपोल का अलाइनमेंट देखें अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें भी म्यू 0 है, ये कैसा है नॉन पोलर। तो आपको पोलरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हेल्प करता ही है, लेकिन पोलरिटी निकालने में डायपोल मोमेंट भी बहुत हेल्प करता है। तो ये चीजें ध्यान रखें, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये भी बहुत काम आएगा। तो ऐसे अब हम पोलरिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, EN से भी बता दिया है और मैंने आपको डायपोल मोमेंट से भी बता दिया। ये कुछ एक्सेप्शन केस है, यही लगेगा, बाकी 90% तो EN डिफरेंस से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम फाइनली जो हमने ये टॉपिक पढ़ा है, टाइप ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी,
अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस का जो बेसिस होगा वो पोलैरिटी होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा और कहीं कहीं जगह पे यह डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 2.4। इसके अंदर आपको एक सॉल्वेंट दिया गया है और कुछ कंपाउंड दिए गए हैं। उन कंपाउंड का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है सॉल्युबिलिटी का इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। ठीक है, तो क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग order of solubility in octane। ये आपका क्वेश्चन है। कंपाउंड आपको दिए गए, एक तो KCl, एक दिया है मिथेनॉल, एक दिया है CH3Cl और एक दिया है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन को आप बोल सकते हैं C6H12। ना किससे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन क्या बोला है कि ये चारों कंपाउंड का आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है, मतलब सॉल्युबिलिटी कम से और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और किसमें बड़ी? ऑक्टेन के अंदर। अब सॉल्युबिलिटी का और मिसिबिलिटी का फंडा मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। लाइक डिजोल्व लाइक, जैसा वो होता है वैसे के साथ वो डिजोल्व करना पसंद करेगा। तो सबसे पहले आपके सॉल्वेंट का नेचर देख लो। तो आपका जो सॉल्वेंट है वो कौन है? ऑक्टेन। और उसका खुद का नेचर कैसा है? नॉन पोलर। तो जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे वो ज्यादा सॉल्युबल होंगे और जितने ज्यादा पोलर कंपाउंड होंगे जिनकी पोलरिटी ज्यादा ही होगी वो कैसे होंगे? इसमें इनसॉल्युबल होंगे। तो अगर अब मैं इन तीनों चारों को देखूं तो इसमें साइक्लोहेक्सेन जो है वो C6H12 है। मैंने आपको प्रीवियसली टॉपिक में बताया ट्रिक, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? नॉन पोलर। इसमें से KCl CH3OH और CH3CN जो है उसमें से KCl आयनिक है और जो आयनिक होता है वो होता है हाईली पोलर। तो KCl हाईली पोलर है और साइक्लोहेक्सेन जो है वो नॉन पोलर है। तो दो चीज तो क्लियर हो गई कि सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी साइक्लोहेक्सेन की। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन और सबसे पीछे आ गया KCl। अब आपको कंफ्यूजन ये होगा कि OH बॉन्ड भी पोलर और CN बॉन्ड भी पोलर, तो ये तो दोनों पोलर हो गए। तो मैंने आपको ये भी बताया है कि जितना ज्यादा EN डिफरेंस होता है उतनी ज्यादा उसकी पोलरिटी होती है। तो आप ये चेक कर ले कि इन दोनों में पोलरिटी किसकी है। तो अगर आपने OH देखा और अगर आपने CN देखा तो ऑक्सीजन होता है 3.5, हाइड्रोजन होता है 2.1, कार्बन होता है 2.5, नाइट्रोजन होता है 3, इसका डिफरेंस 0.5 और इसका डिफरेंस 1.4। तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि OH का जो EN डिफरेंस है बहुत ज्यादा, और जिसका EN डिफरेंस बहुत ज्यादा वो कैसा हो गया? पोलर। और जिसकी पोलरिटी ज्यादा है वो तो नॉन पोलर में डिसॉल्व ज्यादा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि OH और CN में पोलरिटी कम CN की है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी। तो ये हुआ CH3CN और यहां पे आया CH3OH। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर किसके अंदर? ऑक्टेन के अंदर। आगे बेटा सब लोगों को। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का 2.5। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड as highly soluble, insoluble and partially soluble in water। अब फिर वही मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वाटर को आप सिलेक्ट कर ले एज अ सॉल्वेंट, तो वाटर कैसा होता है आपका? पोलर।
अब आपको सारे कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी पानी में चेक करना है, तो कैसे करेंगे? पहला कंपाउंड है फिनॉल, दूसरा है टॉलिन, टॉलिन का फॉर्मूला बेंजीन के ऊपर CH3, तीसरा है क्लोरोफॉर्म CHCl3, चौथा कंपाउंड है फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड, पांचवा है इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल, एंड आखिरी है पेंटेनॉल CH3 CH2 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 CH2OH। अब वन बाय वन हम इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे पानी के अंदर। देखो वाटर को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो कैसा है बेटा, पोलर। तो सॉल्युबल तो वही होगा जो पोलर होगा, जो नॉन पोलर होगा वो कैसा होगा, इनसॉल्युबल, और जो लेस पोलर होगा वो पार्शियली। तो चेक कैसे करें? देखो OH जो है, जो फिनॉल के अंदर OH बॉन्ड है वो पोलर होता है, फिनॉल के अंदर जो OH बॉन्ड है वो पोलर होता है। तो इसको हाईली सॉल्युबल होना चाहिए था पानी के अंदर, नहीं, क्योंकि बेंजीन जो है वो C6H6 होता है, उसका एक हाइड्रोजन हटा दे तो C6H5 जो फिनाइल रिंग है, वो फिनाइल रिंग का बहुत बड़ा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है और वो नॉन पोलर होता है, तो वो इसकी पोलरिटी को कम करता है। तो ये पोलर हुआ और ये लेस पोलर हुआ, इसी कारण ये पार्शियली सॉल्युबल हुआ। अगला अगर हम एग्जांपल देखें टोलिन, तो CH3 जो मिथाइल ग्रुप है वो भी नॉन पोलर है और जो फिनाइल ग्रुप है वो भी नॉन पोलर है, टोटल नॉन पोलर है और पोलर में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, इनसॉल्युबल। तो अगला हमारा आंसर आएगा इनसॉल्युबल। तीसरा एग्जांपल देखें हम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का मैंने आपको बता रखा है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में, अभी प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, इस टाइप का। तो इसका जो डायपोल मोमेंट होता है लगभग 0 हो जाता है, ये भी नॉन पोलर हो जाता है, नॉन पोलर, अगेन इट इज इनसॉल्युबल। फॉर्मिक एसिड के अंदर जाए तो CO ग्रुप जो रहता है पोलर होता है, OH बॉन्ड भी पोलर होता है और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वाटर को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेगी, इसीलिए ये हाईली सॉल्युबल कैटेगरी में आएगा। आप हमेशा जब भी ये आंसर लिखे हाईली सॉल्युबल, इसमें ये लाइन जरूर जोड़े, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथिलीन ग्लाइकोल में तो दो OH बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड पोलर है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, अगेन इट इज हाईली सॉल्युबल। एंड फाइनली अगर हम पेंटेनॉल पे आते हैं, तो पेंटेनॉल का OH ग्रुप जो रहता है वो जरूर पोलर है, लेकिन 5 कार्बन की जो चेन है कार्बन हाइड्रोजन की, वो नॉन पोलर है। तो ये जो नॉन पोलरिटी है उस पोलरिटी को कम कर देती है, ये लेस पोलर हो जाता है, और जहां लेस पोलरिटी हो जाती है वहां पे पार्शियली सॉल्युबल हो जाता है। याद रखना कि जब भी किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन 2 से ज्यादा हो तो फिर पोलरिटी कम है। हाँ, अगर मिथेनॉल होता तो वो पोलर होता, इथेनॉल होता तो वो पोलर होता, लेकिन जैसे प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, पोलरिटी कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। नॉन पोलर नहीं होगा, लेकिन पोलरिटी कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे हमने ये सारे के सारे कंपाउंड्स को कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिसिबिलिटी इन वाटर। तो मैंने आपको इसीलिए बताया कि ये जो सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, क्योंकि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल हर जगह सॉल्युबिलिटी के
ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी जो रहती है बहुत हेल्प करती है। थैंक्स टू ऑल, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक दैट एंड सब्सक्राइब दैट, स्टे होम एंड स्टे